Assalamualaikum dear students and welcome to organizational behavior class. We are going to continue with part 2 of our chapter emotions and moods. If we take a quick recap of what we studied in part 1, we need to understand the concept of emotions, moods and affects. Affect is the generic term that covers both moods and emotions. ये मतलब एक feelings को represent करने के लिए हम आमतौर पे psychology की ज़बान में affect का word use करते हैं. ठीक है. उसके बाद इमोशंस इज अ टाइप ऑफ अफेक्ट जो इंटेंस फीलिंग्स होती हैं जो किसी एक खास पर्सन की तरफ या किसी एक खास इवेंट की तरफ या किसी भी चीज की तरफ जो डायरेक्टेड फीलिंग्स होती हैं और किसी वजह से पैदा होती हैं, यानी उनका कोई स्टिमुलाए, एक स्पेसिफिक स्टिमुलाए होता है जिसकी वजह से वो फीलिंग्स आती हैं, उनको हम इमोशंस कहते हैं. मूड्स ऑन द अदर हैंड आर लेस इंटेंस देन इमोशंस. आमतौर पे किसी बगैर किसी वजह के या इंटरनली एक आपकी एक फीलिंग पैदा हो जाती है, उसको मूड में कन्वर्ट हो जाता है. या अगर कोई स्पेसिफिक इमोशन है जो थोड़ी देर के लिए रहता है और बाद में वो आपके मूड में कन्वर्ट हो जाता है, जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि आज मेरा मूड खराब है या सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहा, तो वो इसका मतलब है कि 1 डे 2 डेज इवन वीक तक भी आपके मूड जो हैं वो एक मूड में आप रह सकते हैं, आल्दो फ्लक्चुएट करते रहते हैं. बट इमोशंस ज्यादा वक्ती होते हैं. किसी खास चीज को आपने देखा, आपको उस पर गुस्सा आया, किसी चीज को देखा, एक डिस्गस्टिंग सी फीलिंग हुई, एक लव की फीलिंग है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग है, एक सैडनेस की फीलिंग है, तो ये इमोशंस कहलाते हैं. Emotions are more spontaneous, biologically determined and they are expressed. कैसे express करते हैं? By facial expression express हो सकते हैं, by body language express हो सकते हैं, by your behavior express हो सकते हैं. आपका surprise है, you can just jump, एक surprise, excitement है, even people start dancing or start moving and start shaking hands with others, start hugging others. तो ये एक emotions में एक behavior होता है, एक expression होता है. But being a manager, we also need to understand that emotions displays and their meanings differ from culture, one culture to another culture. Even हमारे religion में भी emotions को express करने का एक खास तरीका, एक decorum बताया गया है. और gender wise emotions express करने का कि अगर एक segregated आपकी गैदरिंग है जिसमें मेल्स और फीमेल्स रहते हैं, तो इमोशंस और तरह से एक्सप्रेस किए जाएंगे. अगर एक कंबाइंड गैदरिंग है तो इमोशंस और तरह से एक्सप्रेस किए जाएंगे. उसके साथ साथ एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस आल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कौन अपने इमोशंस को किस तरीके से डिस्प्ले करता है, कौन अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर लेता है. आपको पता है कि सम टाइम्स आपने ये देखा होगा कि इमोशंस आपसे बहुत सारे ऐसे एक्शंस परफॉर्म करा लेते हैं कि जिनके पीछे लॉजिक नहीं होती. तो वो एक इमोशनल लम्हा होता है. कई लोग इवन यहाँ तक कि जो डाइवोर्स के वाकयात हैं, मर्डर के वाकयात हैं, फिजिकल अब्यूज के जो वाकयात हैं, वो भी इमोशनल एक्सप्रेशन ही होते हैं, जो एक स्पॉन्टेनियस आपका एक्शन होता है. सम पीपल आर गुड एट कंट्रोलिंग देयर इमोशन, सम पीपल आर नॉट दैट गुड. और हम इमोशनल इंटेलिजेंस का भी जब आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इमोशंस को कंट्रोल करना और दूसरों के इमोशंस को समझना कितना इम्पोर्टेंट होता है. इमोशंस कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये भी अगेन एक ऐसी सब्जेक्टिव सी चीज़ है जिसको हम हतमी तौर पे डिफाइन नहीं कर सकते. सबसे पहले तो ये बात भी आप लोगों के जहन में रहे कि हर लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए. हो सकता है कि जिस तरह हम इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करें इमोशंस के, उससे डिफरेंट वर्ड्स इमोशंस के उर्दू लैंग्वेज या चाइनीज़ लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में हो, और उनमें इमोशंस डिफरेंट हो, यानी कि उसका मुतबादिल वर्ड आपको दूसरी लैंग्वेज में ना मिलता हो. लेकिन जर्नली साइंटिस्ट ने यह भी कोशिश की है कि वो इमोशंस को कैटेगराइज कर सकें या उनको कुछ बेसिक इमोशंस में स्प्लिट कर सकें. तो 6 यूनिवर्सल इमोशंस की थेरीज भी हैं, 7 यूनिवर्सल इमोशंस की थेरीज भी हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि इमोशंस को कैटेगराइज किया जा सके. फिर उसके बाद उनका जैसे ये 6 यूनिवर्सल इमोशंस हैं, और फिर आपने व्हील ऑफ इमोशंस में भी देखा लास्ट लेक्चर में कि हम उनको आपस में कंबाइन करके न्यू इमोशंस भी बना सकते हैं. सो ये जो हमारी बात है कि बेसिक इमोशन से फिर मोर कॉम्प्लेक्स इमोशंस बनाना या उनकी लेवल्स बनाना, जैसे एंगर है तो एंगर की लेवल्स बन सकती हैं. रेज इज अ हायर लेवल ऑफ एंगर.
ठीक है। रेज वो जो तैश वाला गुस्सा होता है जिसको हम कहते हैं। इसी तरह स्कॉन होता है, वो एक लोअर लेवल है। तो डिफरेंट वर्ड से हम डिफरेंट इमोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर हम नहीं भी डिस्क्राइब कर सकते, हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, तो कम से कम पहचान सकते हैं कि किसी बंदे को अगर गुस्सा आया हुआ है तो किस लेवल का गुस्सा है। मतलब आम तौर पे बच्चे जब अपने वालिदैन को देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये उनका प्यार वाला गुस्सा है या इनका वाकई वाला गुस्सा है या अब बच जाओ वाला गुस्सा है। तो वो एक डिफरेंट लेवल्स होती हैं किसी इमोशंस की, जिस तरह वो एक्सप्रेस हो रही होती है। इसी तरह इमोशंस न्यूट्रल नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होती हैं। अच्छा, और जब हम उनको उनको फर्दर मूड स्टेट्स के हिसाब से भी ग्रुप कर सकते हैं। ये मूड स्टेट्स क्या हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर इमोशन जो है एक खास किस्म के मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो और मूड्स दोनों मिलके अफेक्ट कहलाते हैं, फीलिंग्स करते हैं, इसलिए ओवरलैपिंग है वो। तो हम जब उनको मूड स्टेट्स के हिसाब से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या कैटेगरीज हैं। वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास आता है हाई नेगेटिव इफेक्ट, यानी एक नेगेटिव इमोशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे टेंशन, टेंस, नर्वस, स्ट्रेस, अपसेट, सैड। अच्छा, इसी तरीके से फिर वी हैव लो पॉजिटिव इफेक्ट, यानी लो पॉजिटिव इफेक्ट वो होगा कि जो करेगा एक नेगेटिव किस्म के इमोशंस को और उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट यानी पॉजिटिव इमोशन कम होगा। ठीक है, उसके अंदर कैटेगराइज किए हैं सैड, डिप्रेस्ड, बोर्ड, फटीग, यानी कि वो तमाम इमोशंस के जो धीमे किस्म के हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है उनके अंदर, लेकिन एक नेगेटिव इमोशन को रिप्रेजेंट करें, तो वो लो पॉजिटिव इफेक्ट कहलाएंगे। राइट साइड पे इस फिगर के आप देखें जो आपको सामने नजर आ रही है, तो उसके अंदर हाई पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, हाई पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब ऐसे इमोशन जिसमें थोड़ी सी हलचल हो, जिसमें थोड़ी एक्साइटमेंट हो, जैसे अलर्ट, एक्साइटेड, इलेटेड, हैप्पी। ठीक है, उसके बाद फिर लो नेगेटिव इफेक्ट, यानी उसके अंदर जो नेगेटिव मूड है वो लो है। तो उसको में हम क्या करेंगे, कंटेंट, सीरीन, रिलैक्स्ड, काम। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि जो 4 मूड स्टेट्स हैं, इनमें जो अपर हैं जिसमें हाई नेगेटिव इफेक्ट और हाई पॉजिटिव इफेक्ट है, वो थोड़ी हलचल और एक्साइटमेंट वाले मूड स्टेट है। जो लोअर हेमिस्फीयर में है वो जैसे लो पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे और लो नेगेटिव इफेक्ट है, उसमें थोड़े धीमापन है, थोड़ा जिसे कहते हैं ठहराव है। ठीक है, जब उसमें लो पॉजिटिव हो तो फिर हम कहेंगे कि किस किस्म के इमोशंस आ जाते हैं, जैसे सैड, डिप्रेस्ड, बोर्ड, फटीग्ड। लो नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसमें कंटेंट, सीरीन, रिलैक्स्ड, काम। तो राइट हैंड साइड पे जो दोनों हैं हाई पॉजिटिव एंड लो नेगेटिव, वो पॉजिटिव मूड्स को शो कर रही हैं, और लेफ्ट साइड पे हाई नेगेटिव एंड लो पॉजिटिव जो है वो ओवरऑल नेगेटिव मूड्स को शो कर रही हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना विद द वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन द बोथ साइड। ठीक है, ओवरऑल हम जो मूड की स्टेट है हम उसको देखते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी हिसाब से फिर हम उसको फॉलो करते हैं। इनकी कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो आप एक वक्त में दोनों अफेक्ट्स में हाई हो सकते हैं, या दोनों अफेक्ट्स में लो हो सकते हैं, या किसी एक में हाई और किसी एक में किसी एक में सिर्फ हाई हो सकती हैं और किसी एक में सिर्फ लो हो सकती हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ, मतलब इसको आपको समझाता हूँ विद एन एग्जांपल। आप ये देखें कि यू कैन बी नर्वस, nervous is actually representing high negative effect, and you can be excited at the same time, यानी nervousness high negative effect को शो कर रही है, excited high positive effect को शो कर रही है। so you can be high in both negative and positive at same time। इसी तरह you can be bored and you can be relaxed। ठीक है, यानी कि आप लो पॉजिटिव और लो नेगेटिव दोनों आप इकट्ठे एक बारी में हो सकते हैं। और यू कैन बी बिट डिप्रेस्ड बट स्टिल यू कैन रिमेन काम। सो लो पॉजिटिव, लो नेगेटिव दोनों हो सकती है, बट ये नहीं हो सकता कि आप लो नेगेटिव और हाई नेगेटिव एक बारी में हो, यानी आप नर्वस और रिलैक्स्ड इकट्ठे नहीं हो सकते।
ये भी नहीं हो सकता कि आप लो पॉजिटिव और हाई पॉजिटिव एक बारी में हो। तो इस तरीके से ये एक बड़ी क्लेवर किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कि आप इकट्ठे एक्साइटेड या बोर्ड नहीं हो सकते, या हैप्पी या डिप्रेस नहीं हो सकते, या हैप्पी या सैड नहीं हो सकते। तो इसीलिए सबसे पहले तो जहन में रखें कि नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, यानी इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन किस तरह कि अ पर्सन कैन बी हाई नेगेटिव हाई पॉजिटिव एट वन टाइम, अ पर्सन कैन बी लो पॉजिटिव एंड लो नेगेटिव एट सम टाइम। लेकिन जरूरी नहीं है कि, यानी कि आप सिर्फ रिलैक्स्ड हैं तो रिलैक्स्ड हैं, हो सकता है उस टाइम कोई और मूड स्टेट या कोई और इमोशन ना हो, ठीक है। यानी कि आप रिलैक्स्ड हो तो आप सिर्फ लो है, आप ना हाई पॉजिटिव है ना हाई नेगेटिव है ना लो पॉजिटिव है, आप सिर्फ लो नेगेटिव हैं एक बारी में। तो अब इसमें तरतीब में एक दफा दोहराता हूं कि अ पर्सन कैन बी हाई पॉजिटिव एंड हाई नेगेटिव एट वन टाइम, ठीक है, हाई इन जस्ट वन और लो इन बोथ, ठीक है, और लो इन वन। यानी एक बारी में आप या लो हो सकते हैं या हाई हो सकते हैं, या किसी एक में हाई हो सकते हैं और किसी एक में सिर्फ सिर्फ लो हो सकते हैं। तो ये आपने कॉम्बिनेशन याद रखनी है कि आप अक्रॉस जो ऑपोजिट है आपको नजर आ रहे इस सर्कल में, ऑपोजिट वाले जो इमोशंस हैं वो एक बारी में नहीं हो सकते, या अपर हेमिस्फीयर या लो हेमिस्फीयर या उनमें से किसी एक क्वाड्रेंट जो है वो आप अडॉप्ट हो सकता है, आपका इमोशन एग्जिस्ट कर सकता है। इमोशंस और मूड यानी जज्बात और एहसासात के अंदर जो उतार चढ़ाव है, आपको पता है कि इमोशंस को उर्दू में जज्बात कहते हैं, मूड को एहसासात कहते हैं। इनके अंदर जो उतार चढ़ाव है, इनके जो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चेंज होते हैं या ये फॉर्म होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में जैसे हमने प्रीवियसली ट्रेड थ्योरी पढ़ी कि कुछ इस किस्म की पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती हैं जिनका स्पेसिफिक इफेक्ट जो है वो मूड्स और इमोशंस के साथ है, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के अंदर बिल्ड इन टेंडेंसी है, यानी उनके अंदर ये चीज अल्लाह ताला ने बिल्ड इन की हुई है कि वो एक खास किस्म के मूड और इमोशंस को ज्यादा एक्सपीरियंस करें एज कंपेयर टू अदर पीपल। अच्छा, फिर ये भी होता है कि कुछ लोग एक ही इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी द डिग्री टू विच दे एक्सपीरियंस द इमोशन इज एक्चुअली कॉल्ड देयर अफेक्ट इंटेंसिटी। ये अफेक्ट इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि एक बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट इंटेंसिटी के इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा सैड है, कोई बहुत ही ज्यादा सैड है, कोई बहुत हैप्पी है, कोई सिर्फ हैप्पी है और कोई बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। तो वो सिचुएशन सेम है लेकिन उनकी अफेक्ट इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो बिग फाइव मॉडल में जो न्यूरोटिसिज्म है, न्यूरोटिसिज्म का दूसरा नाम नेगेटिव अफेक्टिविटी भी है। अब जो लोग ज्यादा न्यूरोटिक होते हैं यानी उनकी पर्सनैलिटी टाइप में न्यूरोटिसिज्म ज्यादा होता है, वो ज्यादा वनरेबल होते हैं या ज्यादा प्री डिस्पोज्ड होते हैं या ज्यादा इस बात का प्रोबेबिलिटी होती है कि वो किसी भी इवेंट को नेगेटिवली रिएक्ट करें। जो किसी और बंदे के लिए अगर उसकी न्यूरोटिसिज्म लो होगी वो उसको इतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेगा। सो जो पर्सनैलिटी है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इमोशंस के साथ। इसी तरह आप देखें कि जो लोग ज्यादा एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको एक सोशल सिचुएशन मिलेगी तो दे आर मोर प्री डिस्पोज टू फील हैप्पी। लेकिन अगर उनको कोई सोशल गैदरिंग नहीं मिलेगी, उनको सोशल एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेगा, उनको ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, तो वहां पे दे विल नॉट फील दैट हैप्पी, द मैटर ऑफ फैक्ट दे विल फील मोर सैड। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि इमोशंस एक पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए कि किसी की इमोशनल एक्सप्रेशंस किस तरीके से होते हैं। एंड सेम विल बी द मूड। अगर मूड ऑफ हो जाएगा, मूड नेगेटिव हो जाएगा जब आपकी पर्सनैलिटी और सिचुएशन जो है वो उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करेगी जिस तरह वो आपस में यानी कि उसकी इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा डिफाइंड है।
ठीक है, यानी कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं दे विल बी मोर इन अ हैप्पियर मूड इफ दे हैव लो नंबर ऑफ पीपल अराउंड, और उनके पास एक बड़ा अपना जिसे कहते हैं कि ऐसा एक एटमॉस्फेयर होगा जिसमें वो बहुत ज्यादा लोगों का सामना उनको ना करना पड़े। जो ओपन एज टू एक्सपीरियंस पीपल होंगे दे विल बी इन अ हैप्पियर मूड। अगर उनको इस तरह के काम दिए जाएं जिसमें वो ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें, ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज निकाल सकें, ज्यादा नई से नई चीजें एक्सपीरियंस कर सकें। इसी तरह अगर देखा जाए तो डे ऑफ द वीक और टाइम ऑफ द डे, इसका भी इफेक्ट होता है मूड के ऊपर। रिसर्च से ये देखा गया है कि पीपल, स्पेशली एम्प्लॉयज, वर्किंग पीपल की ज्यादा बात हो रही है, आर मोर लाइकली टू बी इन देयर वर्स्ट मूड। ठीक है, और वर्स्ट मूड क्या होता है? हाईएस्ट नेगेटिव इफेक्ट एंड लोएस्ट पॉजिटिव इफेक्ट अर्ली इन द वीक। यानी उनके जो जब वीक स्टार्ट होता है, यानी मंडे मॉर्निंग इज गोइंग टू बी द वर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ मूड। और ये जनरल बात है, हो सकता है सबके साथ ऐसा ना हो, कईयों का घर में अच्छा टाइम ना गुजरता हो तो वो ऑफिस आके ज्यादा बेहतर फील करते हो, लेकिन एक ओवरऑल हम जब बात करते हैं तो अर्ली इन द वीक देयर इन द देयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि अर्ली इन द वीक देयर इन देयर वर्स्ट मूड्स एंड इन देयर बेस्ट मूड एज दे गो लेट इन द वीक। यानी जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि फिर वीकेंड्स जो है वो करीब आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर टाइम ऑफ द डे की बात की जाए जिसके ऊपर हमारे मूड के ऊपर जो इफेक्ट होता है, सो नो मैटर व्हाट टाइम वी गो टू द बेड इन इवनिंग टाइम और व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, हमारे जागने के और दोबारा सोने के जो दरमियानी हिस्सा होता है, आमतौर पे देखा गया दैट इज आवर बेस्ट मूड। ठीक है, यानी जब हम जागते हैं, अगर कोई मॉर्निंग पर्सन है तो वो अगर मॉर्निंग में जाग रहा है तो ऑलमोस्ट नून के टाइम दे आर गोइंग टू बी इन द बेस्ट मूड। अगर कोई इवनिंग पर्सन है और वो सारी रात जाग रहा है और सुबह सो के फिर उठ रहा है, तो अराउंड मिड नाइट दे आर गोइंग टू बी इन देयर बेस्ट मूड। ठीक है, तो इससे ये चीज भी आपको देखनी चाहिए कि चूंकि मूड खराब हो तो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। सो वी नीड टू बी एज अ मैनेजर केयरफुल के अपने एम्प्लॉयज को कब काम कहना है और किस टाइम जो है वो हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी है कि वो इतने अच्छे मूड में ना हो। इंटरेस्टिंगली, डे ऑफ द वीक जिस पे आपका मूड बेस्ट हो और जिस पे आपका मूड लोएस्ट यानी वर्स्ट हो, यानी नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो, वो भी कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। अगर देखा जाए तो जर्मन लोगों के लिए और चाइनीज लोगों के लिए जो पॉजिटिव इफेक्ट है दैट इज हाईएस्ट फ्रॉम फ्राइडे टू संडे एंड लोएस्ट ऑन मंडे, जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है जो वर्किंग क्लास है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जापान में वो लोग जो काम करना पसंद करते हैं, वर्कोहलिक हैं, पॉजिटिव इफेक्ट इज हाईएस्ट ऑन मंडे एज कम्पेयर टू फ्राइडे और सैटरडे। अच्छा, अब नेगेटिव इफेक्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली हमने कहा है कि नेगेटिव मूड या नेगेटिव इफेक्ट जो है वो मंडे को हाईएस्ट है, लेकिन कुछ कंट्री में जो नेगेटिव इफेक्ट है वो फ्राइडे को लोअर है, सैटरडे को लोअर है और संडे को स्लाइटली हायर है। उसकी वजह यह है कि आल्दो संडे इज एन ऑफ डे, संडे को वो एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन और वो एंजॉय करने की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट संडे को हाईएस्ट है, यानी पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव मूड भी है, लेकिन साथ साथ जो है वो स्ट्रेस भी है कि अगले दिन काम पे जाना है या अगले पूरा वीक काम पे जाना है, तो उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट भी यानी नेगेटिव मूड भी हायर है। इंटरेस्टिंगली, डे ऑफ द वीक जिस पे आपका मूड बेस्ट हो और जिस पे आपका मूड लोएस्ट यानी वर्स्ट हो, यानी नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो, वो भी कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। अगर देखा जाए तो जर्मन लोगों के लिए और चाइनीज लोगों के लिए जो पॉजिटिव इफेक्ट है दैट इज हाईएस्ट फ्रॉम फ्राइडे टू संडे एंड लोएस्ट ऑन मंडे, जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है जो वर्किंग क्लास है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जापान में वो लोग जो काम करना पसंद करते हैं, वर्कोहलिक हैं, पॉजिटिव इफेक्ट इज हाईएस्ट ऑन मंडे एज कम्पेयर टू फ्राइडे और सैटरडे।
अच्छा, अब नेगेटिव इफेक्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली हमने कहा है कि नेगेटिव मूड या नेगेटिव इफेक्ट जो है वो मंडे को हाईएस्ट है, लेकिन कुछ कंट्री में जो नेगेटिव इफेक्ट है वो फ्राइडे को लोअर है, सैटरडे को लोअर है और संडे को स्लाइटली हायर है। उसकी वजह ये है कि आल्दो संडे इज एन ऑफ डे, संडे को वो एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन और वो एंजॉय करने की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट संडे को हाईएस्ट है, यानी पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव मूड भी है, लेकिन साथ साथ जो है वो स्ट्रेस भी है कि अगले दिन काम पे जाना है या अगले पूरा वीक काम पे जाना है, तो उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट भी यानी नेगेटिव मूड भी हायर है। फिर जब हम सोर्सेज ऑफ इमोशनल मूड्स की आगे बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है, ये एक बड़ी कॉमन सी परसेप्शन है कि वेदर का जो अफेक्ट है वो मूड पे होता है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की गई है और ये देखा गया है कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेदर हैज़ नो और लिटिल इफेक्ट ऑन मूड। ठीक है, और ये बड़ा एक असल में ये एक बड़ा कल्चरल व्यू है कि जब बारिश हो तो बड़ा अच्छा मूड हो जाता है, या कई लोगों का बड़ा नेगेटिव मूड हो जाता है, उसके अंदर सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो लेकिन ये जिसे कहते हैं ना, ये जो को रिलेशन है ये सिर्फ एक्चुअली ये एक अलूजन है, रियलिटी में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। और पॉसिबल है कि एक तो आमतौर पे लोग ऑफिस के अंदर बैठ के जॉब कर रहे होते हैं जहाँ पे एक बड़ी अच्छी एटमोसफियर और एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर आउटसाइड, तो उसका इस हिसाब से फिर हम उसको एसोसिएट नहीं कर सकते दोनों को। और पॉसिबल है कि अगर कोई आउटडोर काम कर रहा है तो वहां पे ये चीज एग्जिस्ट करे कि अगर वेदर अच्छा हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए तो मूड बेहतर हो जाए, क्योंकि आपको उसमें गर्मी नहीं लग रही या उसमें सर्दी नहीं लग रही। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है।
रिसर्च से पता चला है कि एक्सरसाइज ओवरऑल आपके मूड को इम्प्रूव कर देती है, खासतौर पे जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है, और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी मूड डिसऑर्डर्स हैं। स्पेशली जो डिप्रेशन जो है वो एक मूड डिसऑर्डर की बीमारी है, और वो काफ़ी सीवियर हो जाता है ऑब्वियसली। उसमें आपको कंसिस्टेंटली नेगेटिव मूड जो है वो रहता है, और बहुत सारी और भी फर्दर सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ना भी हो, लेकिन ओवरऑल एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा बहुत मूड में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, या फिजिकल एग्जर्शन। जेंडर्स और इमोशंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये आजकल का बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि वीमेन आर मोर इमोशनल देन मैन। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। वो सच्चाई ये है कि जो चीज़ सामने नज़र आती है, ज़ाहिर है लोग उसी तरीके से उसके बारे में बात करते हैं। रिसर्च से ये साबित होता है कि जो फीमेल्स हैं वो इमोशंस मोर इंटेंसली एक्सपीरियंस करती हैं, और उन इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा देर के लिए होल्ड ऑन करती हैं उनको, एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, और ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस वो शो करती हैं, एक्सेप्ट एंगर। 37 कंट्रीज में एक रिसर्च हुई जिसमें ये पता चला कि जो मैन हैं वो ज़्यादा कंसिस्टेंटली ऐसे इमोशंस एग्जिबिट करते हैं जो मोर पावरफुल होती हैं, जैसे गुस्सा, लाइक एंगर। और विमेन वो वाले करती हैं जो थोड़े पावरलेस होते हैं, और नेगेटिव इमोशंस की बात है जैसे सैडनेस एंड फियर। सो ये बात कहना कि देयर इज अ जेंडर डिफरेंस इन द एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, जो इमोशंस शो करने हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप ये सिर्फ मैन और विमेन की आपने एक स्टीरियोटाइप बना लिया, जैसे आपने परसेप्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि वो लड़की है तो वो रोएगी, या वो लड़का है तो वो रो नहीं सकता, जिस तरह ये बड़ा एक स्टीरियोटाइप करता है। लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस क्यों हैं? एक तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन सिचुएशनल डिफरेंसेस भी हैं। अब जब फीमेल अगर कोई अपना इमोशन शो करती हैं तो बहुत हद तक उनकी पर्सनैलिटी से उसका ताल्लुक होता है, जिसको हम डिस्पोजिशनल इमोशन कहते हैं। और मैन के जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा सिचुएशनल है। ठीक है, अब वो उसकी वजह क्या है? मतलब खवातीन अगर किसी का चेहरा देखेंगी कि वो सैड है, तो वो सोचेंगी कि उसकी वो इमोशनली पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से वो सैड है। जबकि मैन जो हैं वो जब देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये इसका आज दिन खराब है, या इसके साथ कोई बुरा वाक़या पेश आ गया है, तो इस वजह से वो सैड है। तो ये दोनों की सोच में डिफरेंस है, जो ऑब्वियसली उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से हो सकता है, और ऑब्वियसली उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है बायोलॉजी का, उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, फिर ये कि बहुत सारे मर्दों के चेहरों को जब देखते हैं तो उसके ऊपर जो एंगर के एक्सप्रेशन है ना, वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ऑन द अदर हैंड जब फीमेल का चेहरा देखते हैं तो उसके ऊपर जो हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक और स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि जब न्यूट्रल फेस, किसी बंदे को कहा गया कि न्यूट्रल फेस बनाओ, तो वो मैन में न्यूट्रल फेस ज़रा एंगर की तरफ जा रहा था, और फीमेल में जो न्यूट्रल फेस बनाया वो ज़्यादा हैप्पीनेस को शो कर रहा था। तो ये भी एक जिसे कहते हैं कि परसेप्शंस बन जाती हैं अबाउट द इमोशंस। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, इसको हम एक समरी करें, तो हम ये देखेंगे कि फीमेल में इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और मेल में इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, ये एक सोशल डिफरेंस है। लेकिन बहुत इंटेंसली जो है वो डिफरेंस नहीं होता। बहुत सारे मर्द हजरात भी ऐसे होंगे जो अपने इमोशंस को ज़्यादा शो करेंगे, लेकिन कल्चरली उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा कि इफ़ यू आर अ बॉय यू आर नॉट अलाउड टू क्राई, और फीमेल को अलाउड है कि दे आर अलाउड टू क्राई, उनके ऊपर वो वाली रोक नहीं लगाई जाएगी। इनफैक्ट एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में फीमेल शुड शो दोज पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से वो कल्चर और का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से उनके खास किस्म के इमोशंस हो जाते हैं। अगर उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से की जाए तो मे बी देर इज अ चांस कि वो इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे हों।
अब तक हमने जो कुछ इमोशंस और मूड्स के बारे में पढ़ा है उसको अब हम वर्क प्लेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किस तरीके से ये रिलेट करती हैं किसी की जॉब के साथ, वो है इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच एन एम्प्लॉय एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशन ड्यूरिंग इंटर पर्सनल ट्रांजैक्शंस एट वर्क। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, जैसे फ्रंट डेस्क की जॉब्स होती हैं, जैसे एयर होस्टेस की जॉब होती हैं या एयर होस्ट की जॉब्स होती हैं, ठीक है, वेटरिंग की जॉब्स होती हैं, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड योर एक्सप्रेशन शुड बी फ्रेंडली। अच्छा, हो सकता है कि कुछ ऐसे दिन हो, कोई ऐसा टाइम हो कि यू आर नॉट फीलिंग exactly not feeling cheerful and you're not exactly like want to keep a smile on your face, but you have to fake it. So this jobs, these kind of jobs actually require an emotional labor. अच्छा, अब जब एम्प्लॉयज, आपने पढ़ा होगा कॉग्निटिव डेजोनेंस का, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप कि जो एटीट्यूड्स हैं और बिहेवियर आपस में मैच नहीं कर रहे, या दो एटीट्यूड्स आपस में ही मैच नहीं कर रहे, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। आप आइसक्रीम खाना भी चाहते हैं लेकिन आपकी आइसक्रीम जो है वो पता है उसके अंदर शुगर बहुत हाई है, तो यू हैव टू डिफरेंट एटीट्यूड्स। यू लाइक द टेस्ट ऑफ आइसक्रीम बट यू डू नॉट वांट टू ईट इट बिकॉज इट इज बैड फॉर योर हेल्थ। तो वो उसको हमने कहा था कॉग्निटिव डेसोनेंस। यहाँ पे ये है कि when employees have to project one emotion but their inner feeling is different, so this is called an emotional dissonance. And in the long run emotional dissonance भी स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है, बर्नआउट की तरफ लेके जाती है, और आपके ऊपर एक काफ़ी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हम जो इमोशनल लेबर है उसको दो तरह के इमोशनल लेबर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो क्या है? एक तो फेल्ट इमोशंस हैं। फेल्ट इमोशंस वो हैं जो आप एक्चुअली फील कर रहे हैं। इट कैन बी अ पॉजिटिव इमोशन, इट कैन बी अ नेगेटिव इमोशन, जो हमारे एक्चुअल इमोशंस हैं। और फिर हमारे हैं डिस्प्लेड इमोशंस, वो इमोशंस जो हमने शो करने हैं, जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। और इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कई जॉब्स की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि इफ यू आर फीलिंग टू एक्साइटेड, टू एंथुसियास्टिक, वहां पे हो सकता है आपको स्माइल ना करना हो। कोई बैड न्यूज़, किसी की डेथ, आपका काम है, जैसे न्यूज़ कास्टर्स हैं, ठीक है। एक ज़माना था न्यूज़ कास्टर्स को कहा जाता था कि आपने बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करना, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज़्यादा अपनी जो कहते हैं एक्सप्रेशंस को उस तरीके से नहीं दिखाना, क्योंकि आप लोग बैड न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आल्दो आजकल ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो मॉडर्न टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ कास्टर्स हैं, वो थोड़े से स्माइली फेस के साथ न्यूज़ पढ़ते हैं। अच्छा, अब इन डिस्प्लेड इमोशंस में भी ना फिर दो फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो वो कि जिसको हम कहते हैं सरफेस एक्टिंग, कि आपने कर तो दिया काम, स्माइल कर तो दी, लेकिन अंदर से उसको फील नहीं किया। इंटरनली आप जो है ना वो नहीं वो चीज फील कर रहे, तो उस सूरत हाल में तो आप सिर्फ सरफेस एक्टिंग कर रहे हैं। फिर दूसरी है डीप एक्टिंग। डीप एक्टिंग में ये क्या है कि आप इस हद तक अपने काम के साथ सिंसियर हैं कि आपने अपने डिस्प्लेड इमोशन को अपने फेल्ट इमोशन के साथ अलाइन कर दिया। यानी हमने अपनी इंटरनल फीलिंग्स को चेंज किया ताकि हम वो प्रॉपर जो हम रिक्वायर्ड इमोशंस हैं, वो इंटरनल स्टेट आ जाए हमारी इमोशंस की, और हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डीप एक्टिंग। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वो इमोशंस जो हम फील नहीं कर रहे लेकिन हमें डिस्प्ले करने पड़ रहे हैं, यानी कि हमें वो इमोशंस उनकी एक्टिंग करनी पड़ रही है, वो अगर तो वो सिर्फ सरफेस एक्टिंग है, ठीक है, तो फिर स्ट्रेस ज़्यादा है और जॉब सेटिस्फेक्शन कम होती है। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ सरफेस एक्टिंग कर रहे हैं तो दिस कैन लीड टू एन इमोशनल एग्जॉस्शन, जो हमने बात अभी की है कि बर्न आउट की सिचुएशन आ जाती है। साथ साथ एक वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट का भी होता है कि आपके वर्क पे डिफरेंट इमोशंस हैं, फैमिली में डिफरेंट इमोशंस हैं,
और इवन आपको साइकोलॉजिकल बीमारियां भी, जैसे इंसोम्निया भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप डीप एक्टिंग की तरफ जाते हैं यानी कि आप कोशिश करते हैं कि आपके इमोशंस जो हैं वो आप अंदर से अपने इमोशंस चेंज करके काम करें, आपको अपने इमोशंस के ऊपर इख्तियार हासिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर जिस तरह रिक्वायर्ड होती है आपकी जॉब की, आप उस तरह में इमोशंस चेंज करते हैं। आपने आजकल ये देखें कि इमोशंस के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये एक आपकी प्रोजेक्शन है, ये आप डिस्प्ले कर रहे हैं अपने आप को। तो जो मैनेजर्स को भी सिखाया जाता है कि जब वो एम्प्लॉयज के साथ बात कर रहे हो, जैसे उनको एक नेगेटिव परफॉर्मेंस वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो दे नीड टू लुक बिट सीरियस। ठीक है। और एम्प्लॉयज को ये सिखाया जाता है कि दे नीड टू रिमेन काम। ठीक है। आपके इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स है, आप जब बाजार में जाते हैं और अच्छे सेल्स पीपल होते हैं, सेल्स मैन होते हैं या सेल्स वीमेन होती हैं, आप देखेंगे कि वो आपके साथ इस तरह डील कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो वो जो कनेक्शन है वो एक इमोशनल कनेक्शन भी बन जाता है वहां पे। इसका मतलब है कि वो अपने काम में अपने इमोशंस को एक एक डीपली अपने अंदर उस चीज को पहले उतारते हैं, इमोशंस को, और उस करेक्टर में आते हैं और फिर काम करते हैं। ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड इज अ स्टेज, और वहां पे हम सब एक्टर्स हैं, तो वो एक एक्टिंग चल रही है और थ्रू आउट आपकी लाइफ में आप हर मौके पे, हर अपनी सिचुएशन में आप डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ आपके इमोशंस भी उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो एक रिलीजियस बिहेवियर हो जो आपने परफॉर्म करना है। ठीक है। चाहे वो आपका एक सोशल एक्शन हो जो आपने परफॉर्म करना है, चाहे आपका एक प्रोफेशनल एक्शन हो, वहां पे आपके जो एक्टिंग है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो बिहेवियर है, उसमें इमोशंस का गहरा ताल्लुक है। अफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी। वर्क प्लेस पे ये अफेक्टिव इवेंट थ्योरी को इसलिए हम डिस्कस करते हैं क्योंकि जैसे आपने शुरू में देखा होगा कि हमने कहा कि जो इमोशंस हैं वो किसी एक खास वजह से, एक सिचुएशन से अराइज होते हैं। सो इसी तरीके से आप देखा जाए कि चूंकि अब हमने ये डिटरमिन कर लिया कि हमारी पर्सनल और वर्क लाइफ में इमोशंस का बहुत गहरा ताल्लुक है, सो वहां पे फिर हम जॉब परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन को किस तरह इमोशंस के साथ रिलेट करते हैं, वहां पे आ जाती है अफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी, एईटी। एईटी ये प्रपोज करती है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो कोई वर्क प्लेस पे कोई ट्रिगर होता है, कोई सिचुएशन अराइज होती है, तो वो उसमें उनके रिएक्शन होते हैं, और वो रिएक्शन फिर उनके इमोशनल रिएक्शंस अल्टीमेटली उनकी जॉब परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती है। अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट में बहुत सारे आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारी सिचुएशंस अराइज हो रही हैं, जॉब इस तरह की टफ है, जॉब की डिमांड्स बहुत हैं, इमोशनल लेबर की डिमांड्स बहुत हैं। ठीक है। वो वर्क एनवायरनमेंट है, उसके साथ साथ डिफरेंट इवेंट्स होते जा रहे हैं। ठीक है। जल्दी से ये डेडलाइन आ गई है, ये काम करो, आप एक काम कर रहे हैं, फौरन बॉस आके आपको कहता है कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, आप एक और काम करो। आपको एक बैड न्यूज़ मिलने को मिल जाती है कि जी कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है। ठीक है। आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाती है कि कंपनी जो है वो इंक्रीमेंट्स लगा रही है, और फिर साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी अंदर शामिल हो जाती है। यानी कि हर बंदा हर चीज़ को एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट नहीं करता। कई लोग चीज़ों को संभाल लेते हैं, जो इमोशनली स्टेबल होते हैं वो फौरी तौर पे अपने इमोशंस को इतनी जल्दी चेंज नहीं होने देते, लेकिन जो इमोशनली इनस्टेबल होती है या न्यूरोटिक होती है, उनके ऊपर इस किस्म की जो डेली की न्यूज़ अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं वो जल्दी अफेक्ट हो जाती हैं। इवन दोस्त के साथ कुछ हो गया, फैमिली में कुछ हो गया, ऑफिस में कोई गड़बड़ हो गई, एक फियर अराइज हो गए, तो उनके ऊपर जल्दी अफेक्ट होते हैं। तो वो इमोशनल रिएक्शंस पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव हों तो अल्टीमेटली वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती हैं, अल्टीमेटली आपकी जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। अगर वो नेगेटिव हो तो अल्टीमेटली वो इन दोनों चीज़ों को कम करती है। इन समरी एईटी जो है उसमें दो में मैसेज मिलते हैं। एक तो ये कि इमोशंस एट वर्क प्लेस एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेटेड हैं, और दूसरा ये कि दोनों को, एम्प्लॉयज को और मैनेजर्स को, इमोशन ऐसे इवेंट्स जो इमोशंस को कॉज करते हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल माइनर भी लगे, चाहे वो लगे कि ये इफेक्ट नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जो इन चीज़ों के ऊपर उनका असर ले लेते हैं और फिर उनके काम को अफेक्ट होता है। और यहीं से फिर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस and for good performance at workplace, and not only workplace, in life as well. इमोशनल इंटेलिजेंस एक तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है जिसको हम आईक्यू से डिनोट करते हैं, जैसे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं, जो बेसिकली किसी भी इंसान की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके या लॉजिक को इस्तेमाल करके आइडियाज़ को कम्युनिकेट भी कर सके, अंडरस्टैंड भी कर सके और अप्लाई भी कर सके। तो वो जो सिंपल इंटेलिजेंस होती है उसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं। इवन ये भी देखा गया है कि डिफरेंट एरियाज की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है। ठीक है, कई लोग जो हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा होती हैं उनके अंदर, तो न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनके अंदर ये जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, यानी कि स्पेस को अंडरस्टैंड करना, जैसे आर्टिस्ट होते हैं वो उनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होती हैं। कई लोग जो होते हैं उनमें कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो इसी तरह एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको EQ इमोशनल कोशेंट से जो है वो हम डिनोट करते हैं। अच्छा, ये क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस एक बंदे की एबिलिटी है कि एक तो वो इमोशंस को समझ सके, अपने भी और दूसरों को, उन इमोशंस के मीनिंग्स क्या हैं, यानी कि एक बंदा जो है वो इमोशंस शो कर रहा है और वो क्या इमोशंस है उनको अंडरस्टैंड कर सके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने इमोशंस भी रेगुलेट कर सके और दूसरों के इमोशंस के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, तो ये एक बंदे की जो एबिलिटी है इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है जिसने ये बात साबित की है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका जॉब परफॉर्मेंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, और इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस लीडर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और जो लीडर्स हैं वो आमतौर पे दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड भी करते हैं, दूसरों के इमोशंस उनकी जो जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, वो जिस तरह अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, वो दूसरों के इमोशंस को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लीडर के लिए, किसी भी मैनेजर के लिए, बिकॉज यू नो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजर इज बीइंग अ लीडर। तो अपने जब तक वो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करता कि किस टाइम उसने किस तरह के इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, तब तक वो एक अच्छा मैनेजर यानी कि एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस में एक बात ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है साइकोलॉजी में, बिकॉज एक तो उसकी वजह ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से समझना कि कौन से मेजर्स हैं, कौन सी डायमेंशंस हैं जिससे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। अभी तक वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस पेशरफ नहीं हुई। ठीक है, क्या हम किसी से इंटरव्यू के थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं? क्या हम क्वेश्चनियर के थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं? क्या हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं? विच इज द बेस्ट मेथड टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस? फिर इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी जैसे न्यूरोटिसिज्म का ऑपोजिट जो कॉन्सेप्ट है बिग 5 मॉडल में, इनके दरमियान भी बहुत ओवरलैप है। आमतौर पे ये देखा गया है कि इमोशनल स्टेबल लोग वो होते हैं कि जिनके इमोशंस जो हैं वो रैपिडली चेंज नहीं हो रहे होते विद द सिचुएशन। ठीक है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इसके बीच में ओवरलैप है। और दूसरा ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस को क्लियरली अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग इसके हक में इसलिए भी बात करते हैं कि जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आती हैं हमें, उसमें इमोशंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, और इवन जो बहुत सक्सेसफुल लीडर्स, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ और देखा गया कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, इवन 11 US प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो रिसर्च हुई तो देखा गया उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का हाई होना भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और जो सक्सेसफुल प्रेसिडेंट्स थे और जो अनसक्सेसफुल प्रेसिडेंट यानी जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक
एक डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, कि कौन इस टाइम किस इमोशनल स्टेट में है, टू अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर ऑफ आवर ओन इमोशंस, हमारे इमोशंस क्या हैं, और हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर इमोशंस। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वंस बीइंग अ सक्सेसफुल मैनेजर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर लेट्स डिस्कस के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में या मैनेजेरियल वर्ल्ड में इमोशंस और मूड की क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ वो यूज होती हैं। सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इसका पार्ट है, ख़ासतौर पे इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर की जाती है, जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ख़ासतौर पे ऐसी जॉब्स जिसमें हमने पहले जिक्र किया जिनमें सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपने इमोशंस के ऊपर एक कंट्रोल रखना है, वहाँ पे भी। और इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि यूएस एयरफोर्स में जो रिक्रूटमेंट होती है या इवन हमारी पाक आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको मेजर किया जाता है और उसको एक इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन फैक्टर के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद हमने जैसे पहले जिक्र किया था कि डिसीजन मेकिंग पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं मूड्स और इमोशंस, और मैनेजर्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि द मोर पॉजिटिव इमोशंस एंड मूड इन अ सिनेरियो, वहाँ पे लॉजिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़्यादा पॉसिबल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस हो जाती हैं इफ पीपल आर इन अ बेटर मूड। लेकिन नेगेटिव इमोशंस भी समटाइम्स किसी एक सिनेरियो के अंदर आपसे एक बेहतर डिसीजन करा सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव इमोशंस का एक ताल्लुक ये होता है कि यू नीड टू फाइंड द सोल्यूशन टू कम बैक इन अ पॉजिटिव स्टेट। तो वहां पे भी नेगेटिव इमोशंस और डिसीजन मेकिंग का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और लोग कई दफा ऐसे सिनेरियो से गुजरते हैं कि दे आर फीलिंग नेगेटिव इमोशंस और वो एक ज्यादा बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। सो टेकन टुगेदर नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस दोनों का डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट है, बट सिर्फ यही नहीं हम कह सकते कि इनका इम्पैक्ट है, और भी सिनेरियोज या वेरिएबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्रिएटिविटी, रिसर्च ने ये बात साबित की है कि जो लोग ज्यादा गुड मूड में होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर मोर क्रिएटिव, they produce more ideas, they have more options and they have ideas which are more original। ठीक है, ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट में, और आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड, नॉट ड्यूरिंग कोविड, इनफैक्ट काफ़ी अरसे से जो क्रिएटिविटी है उसी की वजह से बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं। नए से नए डिज़ाइंस, नए से नए मॉडल्स, नए से नए बिजनेस आइडियाज़, नए से नए मार्केटिंग आइडियाज़, नए से नए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके बिजनेस को दूसरे बिजनेस से एक कंपेटिटिव एज, एक कंपेटिटिव एडवांटेज दिलवाती हैं। तो जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं पॉजिटिव मूड्स या इमोशंस, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, दे आर मोर ओपन इन देयर थिंकिंग, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन दैट दे आर मोर क्रिएटिव। सो ऐसी जॉब्स जहाँ पे क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है, सुपरवाइजर्स को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो ज़्यादा हैप्पी रखें, ज़्यादा अच्छे मूड में रखें, और ऐसे ट्रिगर्स ना आने दें इन्वायरमेंट में जिससे उनके मूड्स जो हैं वो नेगेटिव साइड पे स्लाइड कर जाएं। फिर रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि मूड और इमोशंस का मोटिवेशन के साथ भी गहरा ताल्लुक है। ठीक है, और जिस तरीके से हम कहते हैं कि जब लोगों को परफॉर्मेंस फीडबैक दी जाए, तो हमने मोटिवेशन के चैप्टर में डिस्कस किया था, तो वो इस तरीके से दी जाए कि उनके मूड्स के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट हो। इवन अगर वो नेगेटिव फीडबैक भी है तो उसको इस तरह प्रेजेंट किया जाए कि एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा बिलिटल ना करें, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती ना करें, लेकिन उसको ये एक पुश दें कि हम आपको इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं ताकि आप इससे सीखो और इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, तो वो एक तरीका कार है कि एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेट हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है तो उसके पीछे एक कॉज उनकी गुड मूड्स भी है। आगे देखा जाए तो लीडरशिप, लीडर्स जो हैं वो उनका एक काम ये होता है कि वो दूसरों के अंदर जो है वो लोगों से काम करवाएं। ठीक है, और लीडर्स दूसरों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। अच्छा, अब वो किस तरह गोल्स अचीव करवाते हैं, वो लोगों को ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं, वो उनके अंदर एक कॉपरेशन, एक एंथुजियाज्म, ये तमाम पॉजिटिव ट्रेट्स जो हैं वो उनके अंदर इंस्टिल करते हैं। और अब यहाँ पे ये चीज़ है कि लीडर अपना काम अपने इमोशंस को शेयर करके करते हैं, यानी कि लीडर्स अगर गुड मूड में हैं तो उनके फॉलोअर्स जो हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, वो भी ज़्यादा गुड मूड में होंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट लीडर क्रिएट कर रहा है।
सो वो अपनी पॉजिटिविटी, जो इमोशंस की पॉजिटिविटी है वो शेयर कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि इमोशंस आर कंटेजियस। कंटेजियस जैसे डिजीज के बारे में हम कहते हैं ना कि एक डिजीज दूसरे से लग जाती है, इसी तरह इमोशंस भी एक दूसरे को स्प्रेड होते हैं। इफ यू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव इमोशन, तो फिर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप दूसरों को भी वो इमोशनल स्टेट में लेके आ रहे हैं जो पॉजिटिव है। तो यही लीडर का काम है। तो to bring their employees, their followers in a positive state is how they spread their positive emotions throughout the organization. Moving forward, negotiations. अच्छा, देखा जाए तो negotiation is an art. अब हम इसमें exactly ये नहीं यहाँ पे देख सकते या बता सकते कि किस किस्म के इमोशंस जो हैं वो आपको बेहतर नेगोशिएटर बनाती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द योर ओपोनेंट। लेकिन कई स्टडीज ने यह भी देखा है कि इफ योर नेगोशिएटर हैज अ टेंडेंसी टू गेट टू शो एंगर इन अ बेटर मैनर, और उसके पास इंफॉर्मेशन भी है अबाउट वो जो जिस चीज़ के बारे में नेगोशिएट कर रहा है, तो यू कैन बी अ बेटर नेगोशिएटर। फर्दर रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि जो लोग इमोशनली सिचुएशन से डिटैच रहते हैं, यानी कि अपने ऊपर इमोशंस को सवार नहीं कर सकते, इमोशनली स्टेबल तो हैं वो, लेकिन वो इमोशनली डिटैच्ड भी हैं विद द सिचुएशन, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो जब आप खुद नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग नेगोशिएशन, तो वो आपकी जजमेंट को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी डिसीजन मेकिंग को फिर वो ख़राब कर देती है, नेगेटिवली अफेक्ट कर देती है। ठीक है, और फिर वो एक नेगेटिव परसेप्शन स्टेट में चले जाते हैं, वो दूसरों को और तरीके से देखना शुरू हो जाते हैं, और फिर बिल्कुल ही वो गिव अप कर सकते हैं। अच्छा, तो इमोशनली डिटैच रहने से अनइमोशनल जो लोग होते हैं, जिनकी टेंडेंसी है कि वो ज़्यादा इमोशंस नहीं एक्सपीरियंस करते, दे कैन बी बेटर नेगोशिएटर, क्योंकि वो सिचुएशंस को फिर ओवर रिएक्ट नहीं करते और वो सिचुएशन को अपने ऊपर सवार नहीं करते, बल्कि उसको एज अ जॉब, एज अ प्रोफेशन समझ के उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। कस्टमर सर्विसेज, जिस तरीके से हमने इमोशनल लेबर के टॉपिक में डिस्कस किया था कि आपको कुछ ऐसे इमोशंस डिस्प्ले करने होते हैं जो कस्टमर्स के लिए या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके लिए वो ज़रूरी होता है। तो जो वर्कर्स की इमोशनल स्टेट है, ऑब्वियसली वो उनकी क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस के साथ रिलेट कर रही होती है, और फिर जाहिर है अगर कस्टमर सर्विसेज बेहतर है तो फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बेहतर होगी, और ऑब्वियसली उनके बिजनेस के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। फिर साथ साथ ये कि खासतौर पे जो सेल्स के लोग हैं, जैसे अभी हमने बात की थी इमोशनल कंटेजियन की लीडरशिप के टॉपिक में, तो इमोशनल कंटेजियन का मतलब ये होता है कि दूसरों के इमोशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करना। आपके इमोशन की वजह से दूसरों के इन्फ्लुएंस, अगर इमोशंस बेहतर हो जाएं, तो एम्प्लॉयज अगर अच्छे मूड में कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो कस्टमर जो है वो भी बेहतर मूड में आ जाएगा, और वो आपकी शॉप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, वो आपके साथ ज़्यादा देर इंटरेक्ट करेगा, और जितनी देर वो ज़्यादा देर इंटरेक्ट करेगा आपके साथ, ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस हैं कि आप उसको अपनी सेल को इंश्योर कर सकें। सो इस तरीके से हम कस्टमर सर्विसेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द इमोशनल टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड इन इमोशंस। जॉब एटीट्यूड्स जो हैं, वो जो वैल्यूएटिव स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, वैल्यूएटिव कॉन्सेप्ट अबाउट समथिंग और समवन जो है, आपका एटीट्यूड को डिटरमिन करता है, उसका मूड के साथ और इमोशंस के साथ भी ताल्लुक है। अब आप इस तरह ज़हन में लाएं कि इमोशंस आर इंस्टेंटेनियस, बहुत छोटे थोड़े टाइम के लिए होती हैं, मूड्स थोड़ा से ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और जॉब एटीट्यूड थोड़ा सा और ज़्यादा देर, महीनों के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें चेंजेबल है। तो आपके मूड्स और आपके एटीट्यूड्स आपस में रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी चीज़ के बारे में एटीट्यूड नेगेटिव है, आपको अपना बॉस पसंद नहीं है, अपना सुपरवाइजर पसंद नहीं है, तो उसको देखते ही आपका मूड खराब हो जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि आपका उसकी वजह से मूड खराब हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि वो नेगेटिव मूड आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव बना दे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना कि नेवर टेक योर वर्क होम विद यू। अब आजकल तो खैर घर में ही सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब है कि आप अपने एटीट्यूड्स को और अपने मूड्स को अपने घर ना लेके जाओ। तो वो जो एक नेगेटिव स्पिल ओवर आपको काम पे है, वो आप जाके, मतलब एक आपका नेगेटिव एटीट्यूड, अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब,
तो जॉब पे तो आपका मूड खराब रहेगा, घर में भी आपका मूड खराब रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका जो सारा थॉट प्रोसेस है वो एक नेगेटिविटी की तरफ चला गया, और थॉट्स का, कॉग्निशन का इफेक्ट ऑब्वियसली आपके मूड्स के ऊपर होता ही होता है। सो जॉब एटीट्यूड्स और जॉब और मूड्स का आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फिर डेविएंट वर्कप्लेस बिहेवियर्स, यानी ऐसे बिहेवियर्स जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एम्प्लॉयज परफॉर्म करेंगे, उनका तो नेगेटिव इमोशंस की वजह से वो ऐसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसी वायलेशंस करना ऑर्गेनाइजेशन के लॉज की, पॉलिसीज की, जिस तरह फाइटिंग, वेंडलिज्म, चीज़ों को तोड़ना, चीज़ें ख़राब करना, रूड बिहेवियर्स, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इमोशंस के साथ रिलेट कर रही हैं। फिर अभी वही लीडरशिप के कोर्स में जो हमने लीडरशिप के टॉपिक में जो बात की थी कि मैनेजर्स अपने मूड, अच्छे मूड के साथ और अपने पॉजिटिव इमोशंस को यूज़ करते हुए अपने पूरे वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट को भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। यानी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट अगर पॉजिटिव मूड में होगी, ये मैं आपको, बल्कि आप खुद जब जॉब्स में जाएंगे आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और फिर रिलेट कीजिएगा। मैंने ऐसी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जिनमें आप समझें कि वो एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही होती है, वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी होती है वहाँ पे, और ऑब्वियसली उन ऑर्गेनाइजेशंस में इवन अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, वो एम्प्लॉयज़ को फोर्सफुली काम करने पे मजबूर भी कर रहे हैं, एट द एंड वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग, उनकी हेल्थ, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होगा। और जब कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट हो तो वहाँ पे तो अगर अच्छे वर्क प्लेस एनवायरनमेंट ना मिल रही हो तो फिर एम्प्लॉयज स्विच कर जाते हैं इफ़ दे हैव अदर ऑप्शंस। और अगर वो स्विच नहीं कर रहे और मजबूरी में भी वहाँ टिके हुए हैं, तो अगर आप उनको एक पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, इट मीन्स यू आर नॉट फुली यूटिलाइजिंग देयर कैपेबिलिटीज, देयर एबिलिटीज, यू आर नॉट फुली यूटिलाइजिंग देयर देयर क्रिएटिविटी। सो मैनेजर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है टू क्रिएट अ पॉजिटिव मूड्स इन द वर्क प्लेस। To summarize this chapter, we should remember that moods are different from emotions. Overall इनको effect का नाम देते हैं। Moods are more general while emotions are less general and more contextual, यानी context पे base करते हैं, situation पे base करते हैं। Emotion and moods both have impact on OB, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में देखी चीज़ें। इमोशंस, मैनेजर्स कैन नॉट एंड शुड नॉट अटेम्प्ट टू कंप्लीटली कंट्रोल द इमोशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज। इमोशन लेस हमने वर्क प्लेस नहीं बनानी, हमने इमोशंस को यूटिलाइज करना है फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस आउटकम। ठीक है, और वो टू सम एक्सटेंड ये कि पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकती है और टू सम एक्सटेंड ये कि नेगेटिव इमोशंस को भी हम वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म की जॉब है, किस किस्म का काम है। मैनेजर्स मस्ट नॉट इग्नोर द इमोशंस ऑफ देयर कोवर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करना इज अ डिफरेंट थिंग, इग्नोर भी नहीं करने। हमने देखना है कि किस स्टेट में हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्या उस टाइम उनका इमोशंस हैं, क्या उनके मूड्स चल रहे हैं, उस हिसाब से फिर उनको डील करना है। किसी भी किस्म के बिहेवियर को अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, जो हमारा एक बहुत बड़ा कॉज होता है टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर, कि हम उनको प्रिडिक्ट कर सकें, दूसरों की पर्सनैलिटी को समझ रहे हैं, दूसरों की परसेप्शन को समझ रहे हैं, तो उसमें एक फैक्टर उनके इमोशंस भी हैं।